नमस्कार, मैं गिरजे से अपने चैनल पढ़ो को मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे जूनियर सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को मैं लेके आया हूं आपके सामने। और ये जूनियर सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट 17 तारीख को परीक्षा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ये जो है इस तरह के प्रश्न यूपी टेट में भी आते हैं, सी टेट में आते हैं। तो यूपी टेट, सी टेट और जूनियर सुपर टेट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होगी, तो जरूर देखिएगा। और ये इस प्रकार के प्रश्न हैं कि जरूर यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पूछ रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कह रहा है कि कृष्ण क्षेत्र श्याम छिद्र होता है, ये एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। एक कथन है ये। कारण इसका ये है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दे रहा है पहला कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। और तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप लोग विचार करके तुरंत बताएं कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि कृष्ण क्षेत्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व होता है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण ये है क्योंकि किसी चीज़ को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश वहाँ से परावर्तित होकर वापस आए, लेकिन कृष्ण क्षेत्र ऐसा गुरुत्वाकर्षित क्षेत्र होता है कि यहाँ से प्रकाश वापस नहीं आता। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखें, दूसरा क्या करा भाई? दूसरा करा है कि कृष्ण क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को बच निकलने नहीं देता। जाहिर सी बात है, मैंने आपको ही बताया कि कृष्ण क्षेत्र ऐसा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है कि वह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता, इसलिए प्रकाश परावर्तित नहीं होता और इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है कौन सा? माने कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? यहां से प्रश्न जरूर पूछते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं। तो देखिएगा कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि सबसे निकटतम कौन सा है, ये बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और सूर्य से सबसे निकट कौन सा, ये भी पूछ सकता है। अगर सूर्य से सबसे निकट कौन सा है तो बुध है। ठीक है, तो सूर्य से सबसे निकट कौन है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। तीसरे नंबर पर कौन आती है? पृथ्वी आती है। उसके बाद मंगल आता है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, इस प्रकार से है। तो दो प्रश्न यहाँ पे बने। पहला प्रश्न, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। और पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों प्रश्न याद रखना है। सूर्य से सबसे निकट बुध और पृथ्वी से सबसे निकट शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक विमान 30 अंश उत्तरी अक्षांश 50 अंश पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरेगा, वह कहाँ उतरेगा? देखिएगा प्रश्न, देखिएगा 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में उड़ान भरता है और ठीक विपरीत उतरेगा। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ये आप देखिएगा, समझने का भी प्रश्न है, ये दिमाग लगाने का प्रश्न है। कराए 30 अंश उत्तरी है तो ठीक विपरीत माने 30 अंश दक्षिणी हो जाएगा। इसमें दक्षिणी कहीं दिया है, देखिए ये दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा? 50 अंश पूर्वी कह रहा है, तो पूर्वी का क्या हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा। तो पश्चिमी कहीं दिया है। तो 30 अंश दक्षिणी अक्षांश और 50 अंश पश्चिमी अक्षांश। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर का।
उत्तरी का क्या होगा, दक्षिणी होगा, पूर्वी का क्या होगा, पश्चिमी होगा, क्योंकि ठीक विपरीत उतर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल एक देश है, अभी बहुत हाल में ही चर्चा में था। इजराइल एक देश है और इजराइल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा सैनिक है। तो ये पूछ रहा है कि इजराइल देश जो है उसकी सीमा, ठीक है, किस देश समूह की सीमा से लगी हुई है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इजराइल की सीमा किससे सटी हुई है? ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, साइप्रस नहीं है, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, तुर्की भी नहीं है, तुर्की, सीरिया, तुर्की नहीं है, तो तुर्की यहाँ पे तुर्की भी नहीं है, तो तुर्की नहीं है मेन रूप से। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अल्पास श्रेणी, अल्पास एक पर्वत श्रेणी आप जानते हैं। अल्पास पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो फ्रांस का नहीं है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड। अल्पास जो है किस देश का हिस्सा नहीं है, ये आपको बता देना है। तो पहले तो ये जानिए कि अल्पास पर्वत श्रेणी जो है यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अल्पास कह रहा है कि किस देश का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, तो पहले ये यूरोप में स्थित है, ये तो कंफर्म है, यूरोप में स्थित है। किस देश का सीमा में नहीं है, तो ये आप जान लीजिएगा कि अल्पास जो है फ्रांस में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में भी है, लेकिन इंग्लैंड में नहीं फैला हुआ है। तो आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह इंग्लैंड में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी जान लीजिए कि अल्पास का सबसे अधिक विस्तार जो है स्विट्जरलैंड में है। अगर ये पूछ गया कि सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो अल्पास सबसे अधिक कहाँ विस्तृत है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ नहीं है? इंग्लैंड में। ठीक है, दो प्रश्न आ गए। सबसे अधिक विस्तृत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ नहीं है? इंग्लैंड में। आगे देखिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, कौन सी है? नील, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी। अपवाह की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिएगा, बोलिए आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अपना ध्यान देते रहिए आप लोग। अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी जो है अपवाह की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये आप ऑप्शन नंबर बी को देख लेंगे। अपवाह की दृष्टि से अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र जो है 6750 किलोमीटर है। ठीक है, और अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, अंध महासागर में गिरती है और इसका जो है 6750 किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, और नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये याद रखिएगा। दो चीज रखे आ गई, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है और अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन है। अमेजन जो है एंडीज पर्वत से निकलती है, अंध महासागर में गिरती है, 6750 किलोमीटर का कुल अपवाह क्षेत्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे काम करता रहूं। इस आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और आर्कटिक महासागर में। तो डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो ये जान लीजिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है। डियागो गार्सिया द्वीप जो है कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल जो है 60 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 60 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपी टेट के लिए भी। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल माने सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं? तो सबसे ऊंचाई पर मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, कपासी और प्रच्छाभ स्तरीय। करा है कि इसमें सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल कौन है? तो सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले कौन से बादल होते हैं? प्रच्छाभ स्तरीय होते हैं। प्रच्छाभ स्तरीय होते हैं। ये करीब करीब 6000 से लेके 12000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 12000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये एकदम सफ़ेद होते हैं, कोमल होते हैं, हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। ये भी पूछ सकता है कि किस बादलों से वर्षा नहीं होती? तो प्रच्छाभ स्तरीय बादलों से वर्षा नहीं होती है। ये सफ़ेद सफ़ेद हिम से बने होते हैं, एकदम रुई की तरह मुलायम होते हैं। ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी समझना। एक और सबसे बड़ी बात कि चक्रवात जब आता है तो सबसे पहले यही प्रच्छाभ स्तरीय जो है बादल दिखाई देते हैं, इसलिए प्रच्छाभ स्तरीय बादलों को चक्रवात का सूचक भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें 4 प्रश्न हो गए। चक्रवात का सूचक कौन है? प्रच्छाभ स्तरीय। किन बादलों से वर्षा नहीं होती है? प्रच्छाभ स्तरीय। कहाँ कितनी ऊंचाई पाए जाते हैं? 6000 से लेके 12000 ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपको बता देना है। तो पर्वतीय आर्द्र, उपोष्ण शुष्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वन। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सुनिए इसमें देखिए 2 चीजें हैं। सबसे अधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला वन होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन होता है? शुष्क पर्णपाती वन सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है दुनिया में। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो दूसरे स्थान पर पाया जाता है उसको सही कर देंगे। ठीक है, तो दुनिया में अगर ये प्रश्न पूछ दिया कि सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा वह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अगर ऑप्शन रहेगा तो। लेकिन ये जानना है आपको, ये नहीं ऑप्शन है तो दूसरे नंबर पे पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आप पहले नंबर पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, याद रखिएगा शुष्क पर्णपाती वन पहले नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ये जनजातियां हैं और ये उनका क्षेत्र है। कह रहा है कौन सुमेल नहीं है? तो एमू जापान पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बुशमैन जो है दक्षिण अफ्रीका संघ में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका संघ में पाया जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मसाई केन्या में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पापू अंश न्यू गिनी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। बुशमैन जो है दक्षिण अफ्रीका संघ में नहीं पाया जाता, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी जंगल में निवास करते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका संघ में एक जनजाति होती है जिसका नाम है नैटाल। नैटाल जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका संघ में पाई जाती है। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, कालाहारी के मरुस्थलों में। चलिए, तो कालाहारी में कौन पाए जाते हैं? बुशमैन पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, अमीनदीवी तथा करवत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार बीचों के बीच। 9 डिग्री चैनल, ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है ये आपको बता देना है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल जो है
कवरती तथा मिनिकाय के बीच में स्थित है। ठीक है, कावरती कहाँ स्थित है? करवती तथा मिनिकाय के बीच में स्थित है। 9 डिग्री करवती तथा मिनिकाय। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं अंडमान, लघु अंडमान का, तो लघु अंडमान जो है 10 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, तो मिनिकाय और करवती जो है यहाँ पर 9 डिग्री में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें कह तीर्थ स्थल है, अवस्थित है। श्रीशैलम कहाँ पर उपस्थित है? तो श्रीशैलम क्या दिखा है? नन्नमलाई पहाड़ियों में, ओमकारेश्वर सतमाला पहाड़ियों में और पुष्कर महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक युग में जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बता देना है। इसमें कह रहा है 1 सुमेलित नहीं है, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। देखिएगा 1 सही सुमेलित है, 2 और 3 सही सुमेलित है, 1 3 और 1 2 3। इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, यही आपको बता देना। तो सही का प्रश्न आपको उत्तर देना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा श्रीशैलम जो है, श्रीशैलम जो है नलमलाई पहाड़ियों में स्थित हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ गए हम लोग आगे। अगला ये तो हो गया, आगे आगे ये देखिए अगला प्रश्न। नदियों की लंबाई के अवरोह क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? नदियों की लंबाई के अनुक्रम में सबसे पहले जो नदियां हैं, सबसे बड़ी नदी को सबसे पहले रख लेना है। तो इसमें गोदावरी कह रहा है, महानदी कह रहा है, नर्मदा और ताप्ती। गोदावरी तो सही है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ये कन्फर्म है। गोदावरी के बाद कौन सी आएगी ये देख लेना है आपको। तो गोदावरी, नर्मदा आती है, गोदावरी के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद ताप्ती और महानदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। गोदावरी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी आती है, उसकी लंबाई करीब 1400 मीटर है, 1400 किलोमीटर है। फिर नर्मदा आती है जिसकी लंबाई जो है 1312 मीटर के आसपास है, किलोमीटर के आसपास है। फिर उसके बाद जो है एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती है ऑप्शन नंबर, हाँ ताप्ती है, फिर महानदी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। कपिल धारा, भालुकुंड, दुग्ध धारा और भेड़ी घाट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो नर्मदा पर स्थित नहीं है। तो कपिल धारा जो है नर्मदा पर स्थित है, दुग्ध धारा भी है, भेड़ा घाट भी है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भालुकुंड जो है ये नर्मदा पर स्थित नहीं है। तो नर्मदा पर भालुकुंड स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भालुकुंड जो है, ठीक है, भालुकुंड जो है नर्मदा पर स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, ये आपको बता देना है। तो तमिलनाडु में मानसून का जो महीना है, सामान्य महीना है, वो नवंबर और दिसंबर होता है। ठीक है, तो आप ये जानेंगे कि देखिए होता क्या है कि इसमें जब 15 सितंबर के बाद जब सूर्य भूमध्य रेखा के पास होता है तब भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून लौटता है, और लौटता हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं। कब? 15 सितंबर के बाद। और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कब होता है भाई? ऑप्शन नंबर डी, नवंबर और दिसंबर में।
रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी और मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? काली मिट्टी होता है। ठीक है, रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? काली मिट्टी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लौह तत्व होते हैं जिसे रेंगुर भी कहा जाता है। तो रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, जिसमें क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम और लौह तत्व पाए जाते हैं। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्भेदन से होता है। आगे देखिएगा, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो इसमें बताना है आपको इंदिरा सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर और भाखड़ा बांध। ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन सा होगा? ABCD में से ये आपको बता देना है। चंबल घाटी परियोजना पे जो है राजस्थान सरकार ने सबसे पहले काम किया था। और चंबल नदी पे कौन कौन सी योजनाएं हैं ये देखिएगा आप। गांधी सागर चंबल नदी पर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बांध योजना को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? C। कौन सा है? C। मैंने आपको बताया ना चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर बांध निर्मित है, क्योंकि इसका काम जो है 1953 और 54 में आरंभ हुआ था। राजस्थान सरकार ने आरंभ किया था। तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत भारत में कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज और नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 हो जाएगा। वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कोयला है, क्योंकि भारत में कोयला सबसे मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान भारत का कोयले में। तो अगर कोई पूछे प्रश्न आ गया कि कोयला उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है, तो कोयला उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। और निम्नलिखित में से भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? कोयला। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में, हटिया में, रानीबाग में और रूपनारायणपुर में। ये बता देना है। तो हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर D से हो जाएगा, रूपनारायणपुर में। तो रूपनारायणपुर में, ठीक है, ये हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री अवस्थित है। ये अभी क्या हुआ ना कि यहाँ पे आग लगी थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में है। ये हो सकता है प्रश्न आ जाए। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ उपस्थित है? रूपनारायणपुर में। आगे बढ़ते हैं, करा कि इस कूट को मिलाना है, सही करना है। करा है बिरहोर अंडमान निकोबार, भूटिया तमिलनाडु, टोडा सिक्किम और सेंटिलेनीज झारखंड। ठीक है, तो ये मिलाना है, आपको मिला लेते हैं। बीरहोर जो है झारखंड से संबंधित है। बीरहोर कहाँ संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। भूटिया जो है सिक्किम के हैं। ठीक है, और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। और सेंटिलेज जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भूटिया जो हैं झारखंड से हैं, टोडा तमिलनाडु से है और सेंटिलीन जो हैं अंडमान और निकोबार से संबंधित हैं। तो आप यहाँ पर इसको मिला सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? शुद्ध और मिलावट से रहित होते हैं, प्रोटीन से समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से व्यवस्थार्थ होते हैं। तो इको मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो टेट में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इको मार्क सिर्फ उन्हीं की वस्तुओं को दिया जाता है, उन्हीं उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज में जान लीजिएगा, 1991 से ये जो है इको मार्क दिया जा रहा है भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा। प्रश्न पूछ सकता है कि
की इको मार्क कौन देता है? तो BIS भारत मानक ब्यूरो BIS जो है 1991 से दे रहा है। ठीक है, ये आपको जानना है। ठीक है, इसका घड़ा क्या, इसका जो है लोगो होता है मिट्टी का घड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लोगो क्या है? मिट्टी का घड़ा। आगे देखिए, पर्यावरण समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? ठीक है, पर्यावरण की समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम कर रहे हैं हम लोग? तो ये देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता होगा, DDT का छिड़काव जो है बंद किया जा रहा है। DDT को जो है बंद किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इससे जो पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा था, मनुष्य भी इससे प्रभावित हो रहा था, इसलिए इसका प्रयोग जो है बंद हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा रसायन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? ओजोन क्षरण से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ओजोन क्षरण के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो ये आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबको पता है, एकदम पता होना भी चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायक कर सकती है? कौन? भूमि की कम या न्यून जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। ठीक है, कृषि के संरक्षण में सहायता कर सकती है, निम्न में से कौन सी ऐसी व्यवस्था है? ये आपको बता देना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे नीचे, कूट कौन सही है? केवल 1, 2, 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो आपको बता दें तीनों सही है। अगर आप कम से कम माने किसाई में जो है कृषि में जो है संरक्षण करना चाहते हैं, तो भूमि की कम से कम जुताई करनी चाहिए, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए और फसल के अवशेष को वहीं पर रहने देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में BOD मतलब जैविक ऑक्सीजन। ठीक है, BOD को क्या बोलते हैं? जैविक ऑक्सीजन डिमांड या मांग कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। ठीक है, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में BOD सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से मिलती, कितने राज्यों से मिलती है? ये आपको प्रश्न देता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 6, 7, 8 और 9। तो कितने राज्यों से मिलती हैं? तो सबसे जरूरी प्रश्न ये भी है, उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों से मिलती हैं, जिसमें जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। कुल मिलाजुला के 8 हैं। ठीक है, और अगर राज्य की जगह पे केंद्र शासित पूछता तो एक और बढ़ा लेते, किसको? दिल्ली। ठीक है, तो 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ठीक है, हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आप परिचित होंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में आंदोलन के लिए ब्रेड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए दोबारा आ रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सोनभद्र। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, जनपद में स्थित है? ये आपको बता देना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत दोनों जिलों में है, लेकिन लखीमपुर खीरी में से माना जाता है। ठीक है, ये जान लीजिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी। सूची 1-2 को मिलान करना है। यहाँ पे करा है कि लकड़ी और काष्ठ के खिलौने मेरठ, खेल का सामान बरेली, पीतल की मूर्तियाँ वाराणसी, दिया सलाई उद्योग मथुरा। आपको बता देना है इसमें से कौन सा मिलान सही है। तो सबसे पहले मिलान करते हैं। लकड़ी और काष्ठ के खिलौने जो हैं वाराणसी में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में। लकड़ी और काष्ठ के खिलौने कहाँ बनते हैं? वाराणसी में। खेल का सामान जो है मेरठ में बनता है, बल्ले उल्ले मेरठ में बनते हैं। पीतल की मूर्तियाँ जो हैं, पीतल की मूर्तियाँ सबसे अधिक मथुरा में बनती हैं। और दिया सलाई उद्योग जो है बरेली में है। तो आप जाने लकड़ी और काठ के खिलौने कहाँ बनते हैं? बनारस में बनते हैं, वाराणसी में बनते हैं। खेल का सामान मेरठ में बनता है। पीतल की मूर्तियाँ जो हैं मथुरा में बनती हैं और दिया सलाई उद्योग जो है बरेली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोजा गया है, ये आपको बता देना है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बांदा, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? ललितपुर। ललितपुर में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार खोजे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में यूरेनियम का भंडार खोजा गया है। निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? किस नगर को महोदय श्री के नाम से जानते थे, ये बताना है। तो महोबा, काम्पिल्य, मथुरा और कन्नौज। तो सबसे पहले महोदय श्री किसे कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है, ये जानते हैं। तो महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कन्नौज को ही इत्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि इत्र नगर किसे कहते हैं? तो इत्र नगर कौन सा है? कन्नौज है। महोदय श्री कौन सा है? कन्नौज है। ठीक है, तो 2 चीजें आपने इसके बारे में जान ली। आगे देखिएगा, ये भी मिलान करना है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। इसका मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ठीक है, भारतखंडे संगीत संस्थान जो है, भारतखंडे संगीत संस्थान जो है 1926 में बना था और लखनऊ में ये है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में है। ठीक है, 1962 में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में है और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में है। तो ऑप्शन इसका जो है ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और ये सभी जो है कहाँ हैं? लखनऊ में। ठीक है, सभी कहाँ हैं? लखनऊ में है। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, चाइल्ड केयर लाइन। 1090 को किस नाम से जाना जाता है? 1090 को वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। वुमेन पावरमेंट के लिए, महिलाओं के बल के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 को बनाया गया था, यह शुरू किया गया था। आगे देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत का क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.21, 20.23, 20.30 और 20.32%। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या से जाएगा, ये बता देना है आपको कि उत्तर प्रदेश की जनगणना का वृद्धि औसत क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना का वृद्धि औसत 20.23 है। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनगणना का औसत 20.23 है। 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये पोस्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री, निम्न में से कोई नहीं। 137 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि इसमें भारतीय 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं
या सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, सचिव वित्त मंत्रालय। सचिव वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट पर। आगे देखिएगा, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को, उन किसानों को जिनके पास साधन तो हैं पर धन नहीं है, या फिर उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बुलक कैपिटलिस्ट उन्हें कहा जाता है जिनके पास संसाधन तो हैं पर पैसा नहीं होता। आगे बढ़िएगा, उन किसानों के पास जिनके पास संसाधन हैं परंतु वो धनाढ्य नहीं है, उन्हें जो है बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह है? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी ये बता देना है इसमें। कब? 1947, 48, 51 या 1956 में। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किससे है? छिपी हुई बेरोजगारी कैसे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? ठीक है, तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? 2 सही है, बी मतलब मिलान करना है 2 और 4। 2 और 4 क्या है? एक ग्रामीण क्षेत्र से, दूसरा शहरी क्षेत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वधार योजना क्या है? स्वधार योजना अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुष हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। तो स्वधार योजना पहले तो जानिए कि 2002 ईस्वी में महिला एवं बाल विकास कल्याण द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह उन महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में निवास करती हैं। जरूरतमंद महिलाओं के लिए उनके रहने, खाने, कपड़े की व्यवस्था वहां पर की जाती है। तो स्वधार योजना किसके लिए है? 2002 में महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई थी, महिलाओं की कठिन परिस्थितियों के लिए। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक निर्यातक द्वारा, आयातक द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा। साख पत्र उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? तो साख पत्र एक आयातकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ाइएगा, जो विश्वास की बहाली के लिए होता है मुख्य रूप से। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य आर्थिक क्षेत्र से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? कह रहा है कि एक ऐसा राज्य है जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है और लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सभी को पता है हरियाणा, निश्चय ही हरियाणा हो जाएगा। यहाँ का लिंगानुपात 861 है, 861 है। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी? कौन? रिपन, लिटन, डरफिन या लॉर्ड मियोले? वह सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने भारत में जनगणना कराई थी? तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने सन 1871 ईस्वी में पहली बार जनगणना भारत में कराई थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता नहीं देती? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, एशियाई विकास बैंक। कौन सी ऐसी संस्था है जो विकास के लिए दीर्घकालिक सहायता नहीं देती? तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है दीर्घकालिक विकास के लिए सहायता
नहीं देती। आगे बढ़िएगा। नाटो NATO का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में और पेरिस में। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। यह एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन है और इसका जो है मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है। तो ये 3-4 प्रश्न हो गए कि नाटो की स्थापना कहाँ हुई? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स कहाँ है? जर्मनी में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? जर्मनी में है। सॉरी, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। आगे देखिएगा। और ये एक सैन्य संगठन है। आगे देखिए, कौन सा देश दक्षेस का सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और जापान। तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो जाहिर सी बात है ना, जो है जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का पूरा नाम पूछता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ? न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में या पेरिस में। कहाँ स्थित है? हेग में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। जिला प्रशासन का मुखिया होता है SDM, आयुक्त, DM या तहसीलदार। जिला मुख्यालय का मुखिया जो है क्या बोलते हैं? DM बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। जिला मुख्यालय का मुखिया DM होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न आज का। जिलाधिकारी होता है एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय स्तर का अधिकारी, उनमें से कोई नहीं। तो एक जिलाधिकारी एक IAS अधिकारी होता है जिसे हम लोग भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये भी जान लीजिए कि इसका पहला पद 1772 में शुरू हुआ था और इसे वारेन हास्टिंग ने शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न यहाँ पे पूरे हुए। ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।